अनटाइटल्ड चैप्टर। अनिका बाथरूम से चेंज करके आई। एकांश अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही अनिका चेंजिंग रूम से बाहर निकली, उसका ध्यान सीधे अनिका पर चला गया और दोबारा उसने अपने लैपटॉप की तरफ मुड़कर नहीं देखा। उसने अनिका को देखते हुए अपना लैपटॉप बंद किया और काउच पर से उठकर वहीं पर लैपटॉप फेंकते हुए अनिका कोड एकटक भावहीन फेस के साथ देखते हुए बोला, अंडरस्को खाना खाने चले? प्रश्नवाचक चिन्ह। अनिका अपना सिर हाँ में हिला देती है। उसके चेहरे पर थोड़ी सी थकावट नजर आ रही थी। एकांश ने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कमरे से बाहर निकल गया। अपना हाथ एकांश के हाथ में देख अनिका मन ही मन खुद से बोली, अंडरस्को नीचे बुआजी होगी और ये मुझे फिर से हाथ पकड़कर ले जा रहा है। पक्का वो कुछ ना कुछ कहेगी जरूर, लेकिन इससे क्या कहूँ मैं? अगर इसे मैंने हाथ छोड़ने को कहा अंडरस्को, तो सीधा गोद में ही उठा लेगा। एकांश अनिका को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गया, जहां सभी घर वाले रात का डिनर कर रहे थे और सबको एकांश और अनिका का ही इंतजार था। एकांश अनिका के लिए चेयर पीछे करने लगा और अनिका सामने बैठी अमृता जी को डर के देखने लगी, जो इस वक्त उसे ही घूर रही थी। अनिका चेहरे पर बैठी। एकांश भी अनिका के बगल में आकर बैठ गया। अनिका काव्या जी, अमृता जी मिहिर को देख हल्का सा मुस्कुराई और खाना खाने लगी। तभी अमृता जी एकांश और अनिका को देखते हुए अपने खाने पर ध्यान दे रहे एकांश से बोली, अंडरस्को एकांश बेटा शादी तो कर ली है तुमने, अब जल्दी से 2-4 बच्चे पैदा कर लो, फिर मैं भी गंगा नहाऊंगी। मेरे नसीब में तो बच्चों का सुख लिखा ही नहीं था। अब तुम दोनों ही मेरी मुराद पूरी करो। मेरी गोद में नन्हे मुन्ने छोटे छोटे मेरे पोता पोती डाल दो। ये सुन अचानक से अनिका को ठसका लग गया और वो जोर जोर से खांसने लगी। एकांश ने जल्दी से अनिका की पीठ को तेजी से सहलाया और पानी का ग्लास उठाते हुए उसे पिलाने लगा। अमृता जी आंखें बड़ी करके उन दोनों को देख रही थी। वही काव्या जी भी अपने चेयर से उठकर अनिका के पास आते हुए उसके सिर को सहलाने लगी। कुछ सेकंड बाद अनिका ने थोड़ी सी सांस ली ही थी कि तभी अमृता जी दोबारा बोल पड़ी, अंडरस्को। अरे मेरी बात सुनकर अनिका बहू को इतना ज्यादा झटका क्यों लगा? मैंने इतनी भी बड़ी बात कौन सी बोल दी? एकांश की उम्र में मेरे आलोक भाई 2 बच्चों के बाप बन चुके थे और तुम दोनों हो कि कुछ प्लान ही नहीं कर रहे हो। तभी काव्य की बीच में अमृता जी से बोल पड़ी, अंडरस्को क्या दीदी, बच्चों को 1 महीना नहीं हुआ है शादी करके हुए और आप हो कि बच्चों के लिए इनके पीछे पड़ गई। अभी तो इनके खुलकर जीने की उम्र है। अनिका का तो कॉलेज भी खत्म नहीं हुआ है, इतनी जल्दी? तभी अमृता जी दोबारा काव्या जी की बात को काटते हुए बोली, अंडरस्को मैं बस इन्हें दिशा निर्देश दे रही थी ताकि कुछ तो प्लान करें ये लोग, लेकिन तुम हो कि अरे बच्चा 9 महीने बाद होगा, आज ही थोड़ी ना हो जाएगा। इतना सब सुन अनिका तो आंखें बड़ी करके अमृता जी को देखने लगी और दूसरी नजर उसने एकांश को देखा, अंडरस्को। तभी एकांश अमृता जी की बकबक सुन उन्हें रोकते हुए बोला, अंडरस्को चुप हो जाए आप, राजधानी एक्सप्रेस की तरह बोलती ही जा रही है। अगर आप एक शब्द भी और आप बोली ना तो आज रात की ट्रेन से आपको वापस भटिंडा भेज दूंगा मैं। अमृता जी एकांश की बात सुन आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। एकांश का अमृता जी को डांटना देख अनिका उसका हाथ पकड़ इशारे से उसे चुप रहने को बोलती है। तभी अमृता जी अपनी चेयर पर से खड़ी हो जाती है और जोर से चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को हाय मेरी तो किस्मत फूटी है। मेरा भतीजा अपनी बहू ले आया और मैंने एक दिल की बात क्या कह दी। ये तो मुझे दोबारा मेरे गांव भेजने की बात कर रहा है। ये सुनने से पहले मेरे कान बहरे क्यों नहीं हो गए? आज रात ही मैं वापस चली जाती हूँ।
और आज के बाद मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगी। कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ तेजी से चली गई। अनिका खड़ी हुई अमृता जी रोकने के लिए और वहां से आगे बढ़ने लगी। तभी एकांश ने पकड़ लिया और उसे आंखें दिखाते हुए पूछा, अंडस को तुम कहाँ जा रही हो? अनिका जाती हुई अमृता जी को देखते हुए बोली, अंडस को अरे तुमने देखा नहीं, तुम्हारी बुआ जी हमसे गुस्सा होकर चली गई है। मैं उनसे बात करने जा रही हूँ। तभी बीच में मिहिर बोला, अंडस को भाभी आप कितनी इनोसेंट हो, हमारी बुआ जी ऐसी बिल्कुल नहीं है कि छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर घर छोड़कर चली जाए। वो सुबह आपको यही लंच करती हुई मिल जाएगी। आप निश्चिंत होकर खाना खाओ और अपने कमरे में जाकर रिलैक्स करिए। अनिक मिहिर की बात सुनकर भी टेंशन में थी। तभी एकांश बोला, अंडस को मिहिर इज राइट, अब चुपचाप बैठकर खाना खाओ, वरना बुआ जी का गुस्सा तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें मेरा गुस्सा झेलना पड़ेगा। चलो बैठो। एकांश अनिका को फिर से और अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। काव्या जी अनिका का सर पर हाथ से फेरते हुए बोली, अंडस को आराम से खाओ बेटा, मैं दीदी को देख कर आती हूँ। कहते हुए वो अपने अमृता जी के कमरे में चली गई। थोड़ी देर में एकांश अनिका को खाना खिलाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आया। निका एकांश के हाथ से अपनी कलाई छुड़ाते हुए बेड पर आकर बैठ गई और उदास मन से एकांश से बोली, अंडस को तुम हमेशा अपने घर वालों से ऐसे क्यों बात करते हो? सबको कितना हट होता होगा। वो हमसे बड़ी है, कुछ भी कह सकती है। अनिका की बात सुन एकांश अपनी शर्ट को उतारते हुए काउच पर फेंककर अनिका के पास बेड के किनारे पर आकर बेड पर बैठते हुए बिना भाव के चेहरे के साथ बोला, अंडस को अच्छा, तो मतलब वो सही कह रही थी, हमें 2-4 बेबी कर लेने चाहिए। एकांश की पर अनिका एकांश की तरफ देखते हुए आंखें फाड़ कर बोली, अंडस को 2-4 बेबी, तुम पागल हो गए हो? अभी तो मैं खुद छोटू सा बेबी हूँ। जबरदस्ती तुमने मुझसे शादी कर ली, वरना मेरा तो अगले 5-6 साल तक शादी करने का भी कोई प्लान नहीं था। एकांश अपनी सीधे देखते हुए अनिका के कंधे में अपना बायां हाथ डालते हुए उसे अपने से सटाए हुए बोला, अंडस को अगले 5 से 6 साल बाद भी अगर तुम शादी करती तब भी शादी मुझसे ही होनी थी, बिकॉज यू आर माई एंड आई एम योर डेस्टिनी स्वीट हार्ट। और बेबी की प्लानिंग हो या ना हो, हनीमून की प्लानिंग तो मैं कर चुका हूँ मैं। और 2 दिन बाद हम अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए सिसली जा रहे हैं। कल मेरा ऑफिस ऑफ है और पूरा दिन तुम मेरे साथ बताओगी। ये सुन अनिका के चेहरे के भाव बदल गए और वो एकांश को देखती हुई बोली, अंडस को लेकिन कल तो मेरे वीर भाई मुझे घर ले जाने के लिए आ रहे हैं। मुझे एक दिन अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना है और हनीमून वगैरह तो तुम दूर दूर तक मत सोचना, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। अनिका के इतना बोलते ही एकांश अनिका के जबड़े को पकड़ उसके चेहरे को अपने चेहरे के बिल्कुल करीब लाते हुए उसकी आंखों में गहराई तक देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अंडस को ये क्या बात हुई स्वीट हार्ट, अपने पति के साथ हनीमून पर नहीं जोगी? तो फिर अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कैसे करोगी? और मैं तुमसे पूछ थोड़ी ना रहा था, तुम्हें बता रहा था। एकांश ने अनिका का जबड़ा अब तक पकड़ा हुआ था। इस वजह से अनिका अपने चेहरे को एकांश के हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी एकांश ने हल्के हाथों से अनिका के चेहरे को छोड़ दिया और अनिका अपना चेहरा थोड़ा झटकते हुए एकांश को गुस्से से देखकर बोली, अंडस को हनीमून पर जाने के लिए कोई ऐसे मनाता है क्या? पूरे चेहरे का स्ट्रक्चर हिला दिया। अनिका अपने जबड़े को थोड़ा सा हाथ लगाते हुए एकांश से अपना चेहरा फेर लेती है। तभी एकांश ने अनिका के दोनों बहन को पकड़कर अचानक उसे झटके बेड पर लेटा दिया, जिस वजह से अनिका की आह निकल गई।
तभी एकांश उसके ऊपर आकर अपना पूरा जोर उस पर डालते हुए उसके चेहरे के आगे आते बालों को साइड करते हुए अनिका के चेहरे को बड़ी ही बारीकी देखने लगा। अनिका एकांश के सीने पर दोनों हाथ रख उसे पुश करते हुए उठने की कोशिश करते बोली, अंडस्को, क्या है? कहा था ना तुमसे, अपना वजन कम करो, बुलडोजर कहीं के, कोई इंसान इतना ज्यादा भारी कैसे हो सकता है? एकांश तिरछी मुस्कुराहट के साथ अपने हाथ अनिका के गाल तक लाते हुए अपना अंगूठा उसके गाल पर चलाते हुए बोला, अंडस्को, और कोई इंसान तुम्हारे जितना नाजुक कैसे हो सकता है? तभी अनिका गोलगप्पे जैसा मुंह बनाते हुए बोली, अंडस्को, तो उठो ना मेरे ऊपर से। अगर मैं इतनी ही सेंसिटिव हूँ तो तुम्हारा हाथी जैसा शरीर और चींटी जैसी मैं दबकर मर जाऊंगी मैं। अनिका की बात सुन एकांश को आंखें दिखाते हुए बोला, अंडस्को, क्या कहा तुमने? मुझे मैं हाथी जैसा हूँ? रियली? अनिका एकांश से थोड़ा घबरा गई और थोड़ा हकलाते हुए एकांश से बोली, अंडस्को, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा वजन ब बहुत ज्यादा है और तुम्हारी हाइट भी देखो, पूरे खंभे हो, मैं दब जाती हूँ तुम्हारे नीचे। एकांश हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अनिका के घबराए हुए चेहरे को देखते हुए बोला, अंडस्को, अब जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, तुम्हारा हूँ और तुम्हारे लिए हूँ, स्वीट हार्ट। अनिका गहरी सांस लेकर एकांश को देखती हुई अपने होठों का पाउंस बनाते हुए बोली, अंडस्को, क्यों हो तुम ऐसे? कितना परेशान करते हो मुझे, लेकिन मुझे तुमसे गुस्सा होने का हक भी नहीं है। इस बात पर एकांश अनिका के दोनों हाथ अपनी गर्दन पर लपेटते हुए बोला, अंडस्को, तुम्हें सिर्फ मुझसे प्यार करने की इजाजत है स्वीट हार्ट। तो बस यही काम किया करो। अब बहुत हुई बातें। एकांश अनिका के ऊपर से उठकर अनिका के बगल में बैठ गया और अनिका को बेड से उठाकर झटके से अपनी गोद में बैठा लिया। फिर एकदम से उसे लेकर बेड पर लेट गया। अब अनिका एकांश के ऊपर लेटी हुई थी और एकांश के शर्टलेस सीने पर उसका चेहरा टकरा गया। अनिका एकांश के होठ एकांश के सीने को हल्के से छू गए थे, जिसका एहसास पाकर एकांश अलग ही सुकून महसूस कर रहा था। एकांश ने अनिका का एक हाथ अपने हाथ में लेते हुए अपने सीने पर रख लिया और बिना भाव अनिका को देखने लगा। अनिका भी अब एकांश के जिस्मानी खुशबू महसूस करना चाहती थी। उसने एकांश के चेहरे से अपनी नजरें हटाते हुए उसके एब्स वाले सीने को देखा और एकांश के चेस्ट पर अपने होठ रख वहां सॉफ्टली किस कर दिया। ऐसा करते ही अनिका के चेहरे पर हल्की शरारती मुस्कान आ गई और उसने एकांश के चीस्ट पर अपनी नोज हल्का सा रब करते हुए एकांश के सीने पर अपना सिर रख लिया और सुकून भरी सांस लेकर आंखें बंद कर लीं। एकांश अनिका के बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए सर्द आवाज में बोला, अंडस्को, ये क्या? तुम इतनी जल्दी सो रही हो? मैंने तो सोचा था आज सैटरडे नाइट मैं तुम्हें फिर से पूरी रात परेशान करूंगा। तभी अनिका आंखें बंद किए ही एकांश के बॉडी के अगल बगल अपनी बाहों की पकड़ कसते हुए बोली, अंडस्को, आज तुम पर थोड़ा प्यारा आया है, अब ज्यादा वाइल्ड होकर मूड मत खराब करो, चुपचाप सो जाओ। इधर तुषार रिया को बाहों में भरे उसके लैपटॉप में कुछ देख रहा था। तभी रिया ने अपना लैपटॉप बंद किया और अपने सीने पर चल रहे तुषार के हाथ को रोकती हुई बोली, अंडस्को, तुषार, किसी तरह इस अयान को फंसाओ ताकि ये हमारा सबसे बड़ा मोहरा बन सके। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि एकांश चुप बैठे हुए भी कोई ऐसा गेम खेल रहा है जिसका हम अंदाजा तक नहीं लगा पा रहे हैं। आगे जारी है। 96 अनटाइटल्ड चैप्टर। तुषार और रिया एक दूसरे से लिपटे हुए सिर्फ एक सफेद चादर में बिना कपड़ों के सोए हुए थे। तुषार का फोरहेड रिया के सीने से टच हो रहा था।
और रिया ने तुषार को बाहों में भरे उसकी पीठ पर अपने दोनों हाथ रखे हुए थे। दोनों काफी गहरी नींद में एक दूसरे से चिपक कर सोए हुए थे। तभी अचानक से तुषार का फोन रिंग हुआ और तुषार ने फोन की आवाज को अवॉइड कर रिया पर अपनी पकड़ और ज्यादा कस ली। तभी अचानक से रिया के गोली के घाव वाली जगह पर उसे दर्द होना शुरू हो गया। रिया ने जोर से आह भरते हुए अपने पेट पर हाथ लगाया और वो दर्द महसूस होते ही रिया की एकदम से नींद खुल गई थी। रिया अपनी कमर से तुषार का हाथ हटाते हुए बेड पर अपनी जगह उठकर बैठ गई और अपने पेट पर हाथ रख लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तुषार अभी भी नींद में सोया हुआ था। उसने अचानक ही रिया की कमर पर हाथ रख नींद भरी आवाज में कहा, अंडरस्को, क्या हुआ? तुम उठकर बैठ क्यों गई? सो जाओ ना, मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। रिया आंखें बंद किए हुए तुषार के चेहरे को देखने लगी तो तुषार बहुत ज्यादा मासूम लग रहा था। वो शर्टलेस था और उसकी बॉडी न्यूड थी। रिया ने चादर अपने सीने तक लाकर चादर अपने एक हाथ से पकड़े, दूसरे हाथ से तुषार के बालों में अपनी उंगलियां बड़े ही प्यार से चलाने लगी, जिससे तुषार के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी। उसकी आंखें बंद थी। तुषार बालों को हुए रिया तुषार के कान के पास आकर कोल्ड वॉइस में बोली, अंडरस्को, तुम सोते हुए बहुत अच्छे लगते हो तुषार। जी कर रहा है तुम्हें इसी तरह देखती रहूं। ये दिन गुजर जाए और दोबारा रात हो जाए और मैं तुम्हारी बाहों में फिर से टूट जाऊं। तभी तुषार की आंखें खुल गई और उसने अपना चेहरा उठाकर रिया को देखते हुए उसे पढ़कर अपने साथ दोबारा सुलाते हुए उसके चेहरे के करीब आते हुए कहा, अंडरस्को, मेरी बाहों में बिखरने के लिए तुम्हें किसी शाम के इंतजार की जरूरत नहीं है रिया। तुम हर पल मुझे महसूस कर सकती हो जब तुम चाहो। आई एम ओनली योर्स बेबी। इतना बोल तुषार ने दोबारा से रिया के सीने पर अपना सर रख लिया और अपनी आंखें बंद करके तुषार को दोबारा नींद आ गई थी। रिया ने भी तुषार को अपनी बाहों के घेरे में दोबारा ले लिया, मगर रिया अभी तक जागी थी। वो गहरी सांस लेकर अपने ही सोच में पड़ गई। अंडरस्को, वो खुद से ही बोलने लगी, अंडरस्को, मैंने तुषार को अपनी लाइफ में पूरे तरीके अपना लिया है। इतना क्लोज तो मैं राहुल के भी नहीं हुई, जबकि राहुल से मैं बचपन से प्यार करती थी। उसे तो मैंने शादी से पहले अपने आप को छूने तक नहीं दिया और जब हमारी शादी होने वाली थी तब। लेकिन तुषार को तो मैंने अपना सब कुछ ऐसे सौंप दिया जैसे मेरा खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। न जाने क्यों तुषार से प्यार होने के बाद भी मुझे अंदर ही अंदर हमेशा ऐसा एहसास होता है जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मगर क्या गलत कर रही हूँ ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। मुझे अपने दुश्मन एकांश से बदला लेना है और मैं अपनी जिंदगी में राहुल को न्याय दिलवाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ तुषार के साथ, और इसी से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन कभी कभी मेरा दिल इस बात की गवाही क्यों नहीं देता दैट आई एम राइट। नहीं, मैं कोई गलती तो नहीं कर रही, और आखिर क्या गलती कर रही हूँ? सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। बस मुझे सब कुछ खत्म करके अपनी पुरानी जिंदगी में तुषार के साथ वापस लौटना है। तो क्या गलत है? रिया अपने ही मन के सवालों में उलझी हुई थी। तभी तुषार का फोन रिंग हुआ। फोन की आवाज सुनते ही तुषार इरिटेट होते हुए बोला, अंडरस्को, अब ये इस टाइम कौन गधे बच्चा फोन कर रहा है? एकांश का बॉडीगार्ड टाइगर होगा। उस मनहूस की आवाज सुबह सुबह मुझे नहीं सुननी, कहते हुए तुषार फिर से कॉल अवॉइड कर देता है और रिया से चिपके हुए सोता रहा। रिया का हाथ तुषार के फोन तक पहुंच गया और उसने तुषार का फोन अपने हाथ में लेते हुए उसके फोन पर आ रहे कॉल को खुद ही रिसीव कर लिया। वो तुषार को उठाकर फोन देने ही वाली थी कि तभी फोन में से उसने एक हेलो की आवाज सुनी, जिसे सुनते ही रिया के कान खड़े हो गए
और वो फोन को अपने कान के पास लगाते हुए गौर से उस आवाज को सुनने लगी। तभी फोन पर दोबारा से रिया को वही आवाज सुनाई दी जो बोल रहा था, अंडस्को, हेलो तुषार, तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझे आज 12 बजे मेरे भेजे हुए एड्रेस पर मिलो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। दोबारा मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा। मेरे पीछे स्पेशल एजेंट के मेंबर्स पड़े हैं। इतना बोलते ही उसे शख्स ने कॉल कट कर दिया। रिया के हाथ में वो फोन था जिसे रिया ने अपने कान से सरकाते हुए अपने सामने लाकर देखा और फिर अपने सीने पर सर रखकर सोए तुषार को देखने लगी। वो आवाज को सुनते ही रिया मन ही मन खुद से बोली, अंडस्को, ये आवाज मुझे कुछ जानी क्यों पहचानी लग रही है। शायद जब राहुल जिंदा था तो उसके फोन में भी मैंने उसे ऐसे ही किसी शख्स से बात करते हुए सुना था जिसने तुषार को धमकी दी थी कि वो जल्दी मारा जाएगा। ऐसो से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। मैं ये आवाज, ये अंदाज नहीं भूल सकती। आखिर मुझे आवाज़ों की अच्छी खासी पहचान है। रॉकी ट्रेनिंग में मेरा आवाज़ों को पहचान लेना चीफ को मेरी तारीफ करने पर मजबूर कर देता था। और ये आदमी जिसके पीछे गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन टीम पड़ी है, वो तुषार से क्यों मिलना चाहता है? इधर अनिका जब सो के उठी तो कमरे में खुद को उसने अकेला पाया। अनिका अंगड़ाई लेते हुए बेड पर से उतरी और एकांश के बारे में सोचती हुई ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ी हुई और खुद को आईने में देखती हुई बोली, अंडस्को, कल रात मैंने एकांश से क्या कह दिया कि मुझे उस पर प्यार आया। What the fuck? उसकी बातें, कभी कभी मैं ये समझ बैठती हूँ that I love him, but no, I don't love him. I hate my थर्की husband. हाँ, कहते हुए अनिका पैर पटक कर बाथरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर में जब अनिका बाथरूम से बाहर तो उसने देखा तो गैलरी का दरवाज़ा खुला हुआ था और तेज हवा चल रही थी। अनिका जल्दी से गैलरी की तरफ गई और दरवाज़ा लगाने की हुई, तभी सामने उसने एकांश को गैलरी स्पेस में वहां मौजूद चेयर पर बैठे छोटे से टेबल पर पैर रखे किसी से कॉल पर बात करते देखा। एकांश की नज़र भी अनिका पर गई और उसने अपना फ़ोन कॉल कट करके सामने टेबल पर रख दिया और अनिका को देखते हुए अपनी आईब्रो उचकाकर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अंडस्को, इतनी जल्दी क्यों उठ गई स्वीटहार्ट? थोड़ा और सो लेती। वैसे भी आज रात तुम्हें सोने कहा दूंगा। कहते हुए एकांश की मुस्कान और बड़ी हो गई और अनिका नाक चढ़ाते हुए एकांश को देखकर बोली, अंडस्को, गुड मॉर्निंग माय थर्की पतिदेव, बट आपका आज का प्लान मैं कैंसल करने वाली हूँ क्योंकि मुझे माथुर मेंशन जाना है आज और तुम मुझे नहीं रोकेंगे। अदरवाइज मैं अनिका को समझ ही नहीं आ रहा था वो एकांश को क्या धमकी दे कि एकांश जैसा लड़का डर जाते। तभी एकांश सोफे पर से उठकर अनिका के पास आते हुए बोला, अंडस्को, तो क्या स्वीटहार्ट? आगे बोलो अंडस्को। अनिका हिम्मत करके एकांश को नजरें उठाकर देखती हुई बोली, अंडस्को, अगर आज तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हारे साथ हनीमून पर नहीं जाऊंगी। जानबूझकर बीमार हो जाऊंगी और फिर तुम मुझे कहीं बाहर नहीं ले जा पाओगे। तभी एकांश अनिका की दोनों बाह पकड़े झटके से उसकी पीठ को वॉल से टिकाते हुए अपनी गर्दन झुकाकर अनिका के चेहरे के पास आके उसके होठों को गौर से देखते हुए सर्द आवाज में अपनी गर्म सांसों की हवा अनिका के चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, अंडस्को, तुम्हारा डॉक्टर तो मैं हूँ। अपने प्यार का ऐसा ट्रीटमेंट दूंगा तुम्हें कि तुम्हारी असली बीमारी भी तुमसे दूर भाग जाएगी स्वीटहार्ट। अनिका एकांश की गर्म महकती सांसें महसूस कर अंदर से सिहर गई और उसकी हार्टबीट तेज तेज चलने लगी। वो गहरी सांसें लेते हुए अपने चेहरे के बेहद करीब एकांश के चेहरे को देखने लगी। तभी उसे एकांश ने
अनिका के नर्म गुलाबी नेचुरल होठों पर अपने होठ रखते हुए अनिका के लिप्स को अपने लिप्स से लोक कर दिया और अनिका की कमर से अपना एक हाथ डालकर सहलाते हुए दूसरा हाथ वॉल से लगा लिया और अनिका के होठों को पेशेंटली चूमने लगा। एकांश इस वक्त शर्टलेस था और सिर एक ब्लैक लोअर में था। वही अनिका वाइट कलर के कॉटन के सिंपल से सूट सलवार में थी, जिसमें बिना मेकअप ही उसने एकांश को इस वक्त अपना दीवाना बना लिया था। एकांश की किस में अब अनिका भी अपने होश खो बैठी थी। वो भी अपने पैर उचकाकर एकांश की किस में इन्वॉल्व होने लगी और उसने धीरे धीरे एकांश के पीठ पर अपने हाथ ले जाते हुए उसके पीठ को सहलाना शुरू कर दिया। लगभग 10 मिनट बाद अनिका ने अचानक ही अपनी आंखें खोली और एकांश के होठों से छूटते हुए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और गहरी सांसें लेते हुए बोली, अंडस्को हो गई किस करके तुम्हारी मुराद पूरी, अब हटो मेरे सामने से। एकांश कोल्ड वॉइस में बोला, अंडस्को मेरी मुराद इतनी छोटी सी नहीं होती स्वीट हार्ट, मुझे और भी बहुत कुछ करना है। अनिका हैरत से एकांश को नजरें उठाकर देखती हुई बोली, अंडस्को नहीं, अब मैं अपनी फैमिली के पास जाऊंगी तो जाऊंगी, अब कोई ड्रामा मत करो प्लीज। अनिका मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, अंडस्को। एकांश एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ अनिका को देखते हुए बोला, अंडस्को ओके जाओ तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप करने जाऊंगा और शाम को तुम मेरे साथ मॉल जा रही हो अपने लिए विंटर ड्रेस की शॉपिंग करने। परसों हमारी चौपर से हम सिसली के लिए निकल जाएंगे। इधर रिया और तुषार फ्रेश होकर बाथ लेकर कमरे में बैठे हुए थे। तुषार गुस्से में बोला, अंडस्को ये तुम्हारी न्यू मेड भी कामचोर निकली, कितना लेट नाश्ता लाती है तुम्हारे लिए, उसे भी निकलना पड़ेगा। तभी कमरे के अंदर लगभग एक 35 साल की औरत मराठी स्टाइल में साड़ी पहनी हाथ में नाश्ते की प्लेट लेकर आई और बोली, अंडस्को आई गो बाबा, काई को इतना गुस्सा होते हो साहब, अब अच्छा नाश्ता खाने को मांगता है तो थोड़ा तो सब्र करना ही पड़ेगा ना। कहते हुए मेड ने नाश्ता टेबल पर रख दिया और कमरे के फर्नीचर साफ करने लगी। तभी रिया हिम्मत करके तुषार से बोली, अंडस्को तुषार सुबह तुम्हारे फोन पर एक आदमी का कॉल आया था, उसने तुम्हें 12 बजे सेंड किए हुए एड्रेस पर मिलने बुलाया है। वो आदमी राहुल से कनेक्टेड था। आई एम श्योर तुम उसे कैसे जानते हो, और जब गवर्नमेंट स्पाई उसके पीछे पड़ी है तो वो तुम्हें क्यों फोन कर रहा है। रिया की बात सुन तुषार का चेहरा अचानक से पीला पड़ गया और उसने रिया को जवाब दिया, अंडस्को र र र रिया वो पठान है, एकांश का आदमी। अब एकांश के साथ काम करता हूँ तो ऐसे लोगों को तो जानता ही होगा ना। पता नहीं क्या काम होगा, मैं पूछकर तुम्हें बताऊंगा। अब चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, तुम्हारे मेडिसिन का टाइम हो गया है बेबी। तुषार रिया को खाना खिलाने लगा और तुषार गहरी सांस लेकर खुद से ही मन बोला, अंडस्को बच गया आज तो। इधर वो मेड जो सारी बातें रिया और तुषार की सुन रही थी वो किचन में आके किसी को कॉल लगाते हुए बोली, अंडस्को आपने सही सोचा था, पठान जिंदा है और तुषार से उसने मदद मांगने के लिए कांटेक्ट किया है। मैं आपको उसका पता 10 मिनट्स में भेजती हूँ। आगे जारी है।